हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम आपके साथ इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल को कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करें इसके बारे में स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। और मैंने कैसे इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया इसकी स्ट्रेटजी भी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। हम पूरा प्रोसेस समझेंगे कि कैसे टीयर 1 से लेकर टीयर 3 तक इस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या इसमें बेसिक क्वालिफ़िकेशन चाहिए और कौन सी रेलिवेंट बुक्स पढ़ के और कौन सी उसका मॉक टेस्ट दे के हम इस एग्ज़ाम को पहली बार में क्रैक कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, केवल टू द पॉइंट्स और जो कि ऐसी बातें आपके साथ डिस्कस करूँगा जो आपको एग्ज़ाम को क्लियर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये मेरा खुद का रिज़ल्ट है एसएससी सीएचएसएल का, जिसमें मेरे को 1152 रैंक आया था और मेरे को D48 जो कि CAG डिपार्टमेंट मिला था, जिसमें मैं एज अ DEO मेरे को ये स्टार्टिंग में पोस्ट मिली थी। तो मैंने खुद इस एग्ज़ाम को क्लियर किया हुआ है, तो मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ कि इस एग्ज़ाम में आपको क्या चाहिए, आपकी कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए ताकि आप इसको ईज़िली क्रैक कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको स्लाइड बाय स्लाइड समझाऊंगा। आप एक बार फिर से मेरा रिज़ल्ट देख लीजिए। ये अंकुर कुमार पांडे मेरा नाम है और इसमें मेरे को D48 जो कि CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। स्लाइड में आप देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 को हमने टारगेट किया है। तो देखिए, एसएससी सीएचएसएल इसका पूरा नाम है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। और अभी जो 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है इसका जो एडवर्टाइजमेंट है ये 5 नवंबर को आ जाएगा। मतलब 5 नवंबर से आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो इसका जो टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम की वो मार्च 2023 में है। मतलब कि अगर आप अभी तैयारी शुरू करें तो आपके पास आराम से 6 मंथ्स है जिसमें इसकी प्रिपरेशन को पूरी तरीके से किया जा सकता है। और जैसा कि वैकेंसीज़ अभी स्टार्टिंग में एसएससी नहीं बताता है, उसी लिए वैकेंसीज़ को ये अभी नोटिफाइड सून, मतलब वैकेंसीज़ कुछ समय बाद या फिर फाइनल जब रिज़ल्ट आता है उस वक्त भी एसएससी डिक्लेयर करता है। तो इसका एग्ज़ाम जो है वो या मार्च 2023 में होना है और फॉर्म इसके जो कि 5 नवंबर को आ जाएंगे। तो ये इसकी जो जानकारी, मतलब जो लोग भी इसको फॉर्म को फिल करेंगे तो उसको ज़रूर सेव करके रखेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे कि नवंबर में इसका फॉर्म फिल करना है, क्योंकि 1 मंथ की ही डेट होती है। तो कोई भी बच्चा जो तैयारी कर रहा है वो भूले ना कि उसको फॉर्म भी फिल करना है 5 नवंबर से। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उस पर। तो देखिए, नेक्स्ट पे है कि इस वीडियो को हमने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है और टू द पॉइंट हमने डिस्कशन किया है। इसमें हमने एग्ज़ाम पैटर्न टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 क्या क्या होता है एग्ज़ाम पैटर्न, क्योंकि काफ़ी लोग जो एग्ज़ाम इसकी तैयारी कर रहे हैं वो अभी ये भी नहीं जानते हैं कि इसमें टीयर 1 में क्या आता है, टीयर 2 में क्या आता है और टीयर 3 में क्या आता है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछता है, तो उसी अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होनी चाहिए। सेकंड, हमने सिलेबस को डिस्कस किया है कि पूरा सिलेबस जो टीयर 1 से लेकर टीयर 3 तक आपको क्या क्या पढ़ना है उसको हमने आपके साथ इसमें डिस्कस करेंगे। और थर्ड नंबर पे कौन कौन सी रेलिवेंट बुक्स हैं जो कि स्टैंडर्ड बुक्स मानी जाती हैं एसएससी की प्रिपरेशन के लिए, वो भी हमने आपके साथ इसमें डिस्कस करी है आगे वीडियो में। और हमने उन बुक्स की आपके साथ पिक्स भी शेयर करी हैं ताकि आप उसको ईज़िली परचेज़ भी कर सकें अगर आपको ये बुक्स के थ्रू अपनी तैयारी करनी है। उसके बाद स्ट्रैटेजी और टिप्स मैंने अपनी पर्सनल, मतलब जैसे मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है तो मैंने क्या अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई थी वही मैं आपके साथ इसमें डिस्कस करूँगा। देखिए, सबकी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है और सब लोग की स्ट्रैटेजी अलग ही होती है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट जो होता है वो सबका कॉमन होता है। तो मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी स्ट्रैटेजी से आपको जो भी फ़ायदा मिल सके मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो ये 5 पॉइंट्स को लेके हमने ये पूरी वीडियो प्रिपेयर करी है। तो आइए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है एग्ज़ाम पैटर्न। तो देखिए,
एसएससी का जो CHSL का एग्ज़ाम होता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, टोटल 3 टीयर का एग्ज़ाम होता है। टीयर 1 जो होता है उसमें रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और GA पूछा जाता है। टीयर 2 जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है। और जो टीयर 3 होता है ये डेस्ट/टाइपिंग होती है। डेस्ट होता है DEO की पोस्ट के लिए और टाइपिंग होती है जो भी अदर पोस्ट होती है, जैसे कि LDC जिसको अब JSA बोला जाता है, और पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए। अब बढ़ते हैं एग्ज़ाम पैटर्न से हम लोग टीयर 1 की तरफ। तो सबसे पहले टीयर 1 का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CBE बोला जाता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मतलब कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और जो चारों सब्जेक्ट्स हैं उसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल इंटेलिजेंस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और जनरल अवेयरनेस है। इन 4 सब्जेक्ट्स से आपके 25-25 क्वेश्चन आते हैं और टोटल ये 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और एक जो क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल जो पेपर होता है टीयर 1 का वो 200 मार्क्स का होता है और इसमें 100 क्वेश्चन करने होते हैं आपको 60 मिनट्स में। तो ये है जानकारी आपके टीयर 1 एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें आपको 60 मिनट्स मिलेंगे और आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ये पूरा पेपर ऑनलाइन मोड में होता है। तो ये थी टीयर 1 के बारे में डिटेल। अब बात करते हैं टीयर 1 का सिलेबस के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं टीयर 1 में, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज, तो जो पहला जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स को डिस्कस करेंगे, का सिलेबस डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिलेबस होता है उसमें एरर आता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, सिनोनिम्स होता है, एंटो होता है, स्पेलिंग और स्पेलिंग करेक्शन होता है, मिस स्पेल्ड वर्ड्स आते हैं, ईडियम फ्रेसेस पूछे जाते हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है और इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस और भी काफ़ी, जैसे कि एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, उसके बाद सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस जो कि पैराजम्बल बोला जाता है, और कॉम्प्रीहेंशन होता है। तो जो टोटल इंग्लिश का जो आपका सिलेबस है वो 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा कॉम्प्रीहेंशन पार्ट, एक आपका होता है वोकैब का और एक आपका होता है ग्रामर का। तो इन तीनों में ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट आपसे डिस्कस करेंगे जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस में क्या पूछा जाता है, इसमें भी 25 क्वेश्चंस होते हैं और ये भी हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो मतलब टोटल 50 मार्क्स का रीजनिंग का भी पेपर होता है। इसमें आपसे पूछा जाता है एनालॉगी, उसके बाद फिर इसमें नंबर सीरीज़ पूछी जाती है, वेन डायग्राम्स आते हैं, मिरर इमेज आती है, वाटर इमेज, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, एम्बेडेड फिगर। तो ऐसे ही ये पूरा इसकी एक स्टैंडर्ड बुक है जो आपको, मतलब जितने भी ये टॉपिक्स हैं आपको पूरा अच्छे से तैयारी करने में वो हेल्पफुल रहेगी वो बुक। उसके बारे में भी लेटर ऑन इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी करने जा रहा है वो सबसे पहले पूरे इस सिलेबस को ध्यान से पढ़े और इस सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकाल के हमेशा अपने टेबल पे रखे, क्योंकि आपको एक भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, आपको सारे टॉपिक्स को खुद से पढ़ना है। और आप तभी पढ़ पाएंगे जब आपको पता रहेगा कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है। तो उसके लिए सिलेबस होना और सिलेबस एक तरीके से याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि होता है मैथमेटिक्स। इसमें क्या है, इसमें भी आपकी 2 मैथ्स होती हैं, एक होती है अर्थमेटिक और एक होती है एडवांस। मतलब मैथ्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें अलग अलग टॉपिक देखिए, जैसे कि नंबर सिस्टम होता है, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, जिसमें सारे अर्थमेटिक के चैप्टर्स आते हैं, लाइक परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप। उसके बाद आता है मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क। ये आपका जो जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपके अर्थमेटिक से पूछे जाते हैं। उसके बाद एडवांस के 4 इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है और ट्रिग्नोमेट्री है। ये आती है एडवांस मैथमेटिक्स में। और एडवांस मैथमेटिक्स और अर्थमेटिक इन दोनों का अगर आप एक रेशो लेंगे तो अराउंड 70:30 रहता है। मतलब कि अर्थमेटिक से अगर 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो एडवांस से 3 to 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
जो कि अभी तक का ट्रेंड रहा है। वो पेपर टू पेपर कई बार चेंज भी होता है, क्योंकि ये कमीशन डिसाइड करता है कि आपको कैसा सिलेबस, कैसा पेपर बनाना है, तो कई बार डिफरेंट भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ट्रेंड यही रहता है। अब इसमें बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो एसएससी में जनरल अवेयरनेस के बारे में अगर हम बात करें तो वो आपसे एक जनरल, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होता है वो एसएससी चाहता है कि आपको जनरल अवेयरनेस, आपके आसपास में, इन्वायरमेंट में, आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें अगर हम सब्जेक्ट्स डिस्कस करें तो एसएससी इसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछता है। अभी इसका हम क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके लिए हम एक अलग से स्लाइड बनाए हैं जो आपके साथ पूरी डिटेल में डिस्कस की जाएगी। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया टीयर 1 का चारों सब्जेक्ट का डिटेल में सिलेबस क्या है। मैं आप लोग को फिर से एक बार इसको रिपीट करता हूँ कि आप लोग एक बार इसका सिलेबस डाउनलोड करके एक बार खुद से पूरा पढ़ें, ताकि आप लोग को प्रिपरेशन करने से पहले ये पता चल जाए कि आपको पढ़ना क्या है और क्या एसएससी पूछ रहा है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में आता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, और ये मैंने पर्सनल भी सारी बुक्स खुद सॉल्व करी थी जब मैंने इसकी तैयारी करी थी। तो रीजनिंग के लिए जो मैंने बुक प्रिपेयर करी थी वो थी एसएससी की किरण पब्लिकेशन की एसएससी रीजनिंग। इसमें अराउंड देखिए जितने भी टॉपिक्स आपने अभी सिलेबस में देखे वो सारे इस बुक में कवर किए गए हैं, चैप्टर बाय चैप्टर। तो अगर आपको रीजनिंग की तैयारी करनी है तो आप एक इस बुक को ले सकते हैं और इसके सारे जितने भी चैप्टर हैं उसके सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं अगर आपको किसी टॉपिक में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो ये एसएससी रीजनिंग के लिए आई थिंक बेस्ट बुक रहेगी। आप और भी कोई बुक को परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मैंने इस बुक से तैयारी करी थी और रीजनिंग में मेरे अराउंड 24 क्वेश्चन ठीक हुए थे, जिसमें मेरे 48 मार्क्स आए थे। तो एसएससी में रीजनिंग के लिए एसएससी रीजनिंग किरण पब्लिकेशन की बुक आप परचेज़ कर सकते हैं। ये बुक काफ़ी अच्छी है और आप इसमें टॉपिक बाय टॉपिक सारे टॉपिक्स आप इससे कवर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपनी इंग्लिश की बुक के लिए। तो देखिए इंग्लिश के बुक के लिए, इंग्लिश में मैंने आपको जैसे बताया था अभी सिलेबस में कि इंग्लिश में 3 पार्ट में आप इंग्लिश के पूरे सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है वोकैब, एक होता है कॉम्प्रीहेंशन और एक हमारी होती है ग्रामर। तो ये जो केडी पब्लिकेशन की जो बुक है, जिसकी ऑथर है नीतू सिंह मैडम, मैंने भी ये बुक परचेज़ की थी और इसी बुक को पूरा मैंने तैयार किया था अपने एग्ज़ाम्स से पहले। तो इसमें आपका देखिए जो भी वोकैब आएगा और जो भी ग्रामर रहेगा वो आपका इससे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कराऊंगा कि आप इस बुक को परचेज़ करके एक बार पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद आप अपने रिज़ल्ट में आप खुद ही देखेंगे कि आपका पहले आप कितना स्कोर करते थे और अब आप कितना स्कोर करते हैं। तो ये बुक वोकैब के लिए, एरर के लिए, ग्रामर के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। और इसकी एक वॉल्यूम 2 भी आती है जिसमें कॉम्प्रीहेंशन और मतलब डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए उसमें तैयारी करने की सफिशेंट इसमें मटेरियल रहता है। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं तो एक अजय कुमार सिंह की ये एसएससी इंग्लिश करके बुक आती है। इसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट हैं, तो जो बच्चे स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस सेट को देना चाहते हैं ताकि अपनी प्रिपरेशन उनकी एट लास्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो इस दोनों बुक को परचेज़ करें, दोनों बुक को साथ में ही पढ़ें। और आप देखेंगे कि जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो उस वक्त तक आपकी प्रिपरेशन इंग्लिश की काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये दोनों बुक काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। मैं आपको फिर से इसको रिकमेंड करूँगा कि आप इन दोनों बुक्स से अपनी तैयारी करें। आप ज़रूर इसमें इंग्लिश में आप सक्सेस आपको मिलेगी। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड मैथ्स की बुक के बारे में, क्योंकि एक मैथ्स भी एक वास्ट टॉपिक है। तो मैथ्स के लिए मैंने एसएससी की किरण पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स की बुक पूरी सॉल्व करी थी और एडवांस मैथ्स के लिए मैंने राकेश यादव सर की बुक ली थी। एडवांस मैथ्स करके आती है, जो को आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो देखिए मैथ्स को अर्थमेटिक होता है और एडवांस होता है, और इन दोनों बुक को सॉल्व करने से ये भी फ़ायदा रहता है कि जितना भी अगर आप इसकी लेटेस्ट एडिशन को परचेज़ करेंगे तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं।
तो आपका एक तो बेसिक जो कंसेप्ट होता है वो भी ये दोनों बुक क्लियर कर देती हैं, और ऊपर से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं टिल डेट तक, मतलब कि अगर आप ये बुक 2021 के एडिशन तक की परचेज़ करेंगे तो 2021 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी के, उनके सारे क्वेश्चन आपको इस बुक्स में मिलेंगे। तो उससे आपका ये बेनिफिट होता है कि आपको प्रीवियस ईयर का भी पता, एक अंदाज़ा चल जाता है कि हमें कैसे क्वेश्चन को, मतलब कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और क्या हमारी तैयारी उस लायक है कि नहीं है। तो आप इन बुक्स को परचेज़ करके और सारे चैप्टर्स को सॉल्व करके अपनी तैयारी मैथमेटिक्स की भी एकदम अच्छी कर सकते हैं। तो फिर से मैं बोलूँगा कि ये दोनों बुक्स काफ़ी अच्छी हैं, और आप लोग अगर चाहें तो इस दोनों बुक से को परचेज़ करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जीएस की बुक के लिए। तो देखिए जीएस का तो जो सिलेबस है वो दिया होता है बहुत शॉर्ट में, लेकिन पूछ लेता है कुछ भी। तो जीएस की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो हमने अलग से एक स्ट्रैटेजी में अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो बुक्स मैंने फॉलो करी थी वो थी लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक, येलो कलर की जो बुक आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये मैंने परचेज़ करी थी। और एक एसएससी जनरल अवेयरनेस किरण पब्लिकेशन की आती है सॉल्व पेपर। इसमें आपको क्या फ़ायदा होता है कि जितने भी एसएससी के क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी, जितने भी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक सीजीएल, लाइक एसएससी एमटीएस, लाइक एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, सबके क्वेश्चन का कंपाइलेशन इस बुक में आपको मिल जाता है। तो आपको ये अंदाज़ा लगाना बहुत आसान हो जाता है कि एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आप वैसे ही कंसेप्ट आगे भी पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन से डील करना बहुत इजी हो जाता है। और भी काफ़ी बुक्स आती हैं जीएस के लिए। देखिए मार्केट्स में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन सबको पढ़ना इतना आसान नहीं है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक या दो बुक्स को लें और उसको कंप्लीट कई बार उसको पढ़ें, ताकि आपको जो भी आपने बुक पढ़ी है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, और उससे ही आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। तो मैंने अभी आपके साथ चारों बुक डिस्कस कर ली हैं, चारों सब्जेक्ट्स की। एक बार फिर से मैं देखिए रिपीट कर देता हूँ। रीजनिंग के लिए ये बुक्स थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने फ़ोन में। इंग्लिश के लिए ये बुक थी, दोनों बुक्स। और मैथ्स के लिए, अर्थमेटिक के लिए और एडवांस के लिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और जीएस के लिए ये लूसेंट की बुक है, और एक एसएससी किरण पब्लिकेशन की ही जनरल अवेयरनेस की सॉल्व पेपर्स मैंने अभी आपको बताया। तो ये हो गया हमारा बुक्स का कि हमने क्या क्या बुक्स हम लोग, ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं, और भी कई सारे अलग चैनल्स पे अलग टीचर अलग बुक्स बता सकते हैं। आपको जो बेस्ट लगे आप उसके साथ जा सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, ये मैंने पर्सनली ये सारी बुक्स परचेज़ करके अपनी प्रिपरेशन करी थी और मेरे को सक्सेस भी मिली थी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं अपने करंट अफेयर्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। देखिए करंट अफेयर्स जीए के लिए फिर से इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर से भी काफ़ी क्वेश्चन एसएससी पूछता है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, तो देखिए मैं आपके सामने मैंने 20 टॉपिक्स लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि आने वाले जो भी आप एग्ज़ाम, मतलब कि जो आप एसएससी सीएचएसएल देंगे, उसमें आपको ये 20 टॉपिक्स में से ज़रूर 15 to 16 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स से आपको देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि एक एसएससी जो एक कमीशन है, वो जब भी एग्ज़ाम लेता है तो वो एक पैटर्न को फॉलो करता है, और उस पैटर्न को अगर आप लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप उसको पकड़ लेते हैं कि वो कैसा पैटर्न उसका हर बार का रहता है। तो उसी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने भी कुछ 20 टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो ये मैंने नोट करके आपको प्रोवाइड किए हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए कि जैसे इसमें अवार्ड्स होता है, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इंडियन डांस फॉर्म्स, सेंसस हो गया, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेबरिंग कंट्रीज़, ट्राइब्स इंडिया की भी, वर्ल्ड की, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ग्लोबल इंडाइसिस इंक्लूडिंग नीति आयोग की, और इधर भी 10 टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको एक बार अपनी नोटबुक पे नोट भी कर सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपने इन 20 टॉपिक्स को प्रिपेयर किया, मैं आगे जो हमारी वीडियोज़ आएंगी उसमें मैं और भी टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगा, लेकिन अगर आप इसमें से 20 टॉपिक्स को अच्छे से अपना प्रिपेयर कर लेते हैं तो मैं मानता हूँ कि आप एग्ज़ाम में आराम से 15 से 18 क्वेश्चन जीएस में ठीक करके आएंगे, जो कि जीएस का एक अच्छा स्कोर माना जाता है।
और करंट अफेयर्स की रही बात, तो करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल जिसको पढ़ने में आपको अच्छा लगता हो और जिसकी बातें आपको समझ में आती हों, आप कोई भी एक चैनल पकड़ लीजिए और उसका डेली करंट अफेयर्स को आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप मंथली या 6 मंथली करंट अफेयर्स की भी कोई वीडियो देख सकते हैं मतलब जब आपका एग्ज़ाम हो उससे कुछ दिन पहले, और उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया करंट अफेयर्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन, जो कि मैंने आपको ईजिली वे में समझा दिया कि एसएससी क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। अभी हाल फिलहाल में जितने भी पेपर हुए हैं, मैंने उन सारे पेपर्स को स्कैन किया और मैंने देखा कि इन 20 टॉपिक्स में से बहुत सारे क्वेश्चन हर पेपर में पूछे गए हैं। तो ये रेलेवेंट 20 टॉपिक्स हैं, आप इनको ज़रूर नोट करिए और इनके अकॉर्डिंग ज़रूर तैयारी करिएगा और इन सारे टॉपिक्स को एक बार पढ़ के ज़रूर जाइएगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टीयर 2, जो कि होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। मतलब जब आप टीयर 1 का जब पेपर देके आएंगे, जो कि 200 मार्क्स का होता है, तो एसएससी उसमें एक आपका जो है कट ऑफ, जो रिज़ल्ट डिक्लेयर करती है तो एक कट ऑफ निकालती है। मान लीजिए कि 200 का पेपर है और 140 कट ऑफ गया, तो अगर जितने भी लोग 140 प्लस होंगे उनको टीयर 2 के लिए पास माना जाएगा, तो वो लोग टीयर 2 में अपीयर होंगे। तो जो टीयर 2 जो पेपर होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग मीन्स कि आपको इसमें एक मिनिमम 33 स्कोर लाना है। अगर आपका 34 भी आ रहा है तो आप पास माने जाएंगे। और ये जो पेपर होता है ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है। इसमें मतलब आपको पेन टू मतलब आपको लिखना होता है, इसमें कोई ऑनलाइन नहीं होता है, इसमें आपको पेन से पेपर पे लिखना होता है। और ये पेपर 1 घंटे का पेपर होता है, जिसमें एसएससी या तो लेटर पूछता है या फिर एस्से या फिर एप्लीकेशन कोई या फिर प्रेसी राइटिंग होता है। तो यही 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर के। और ये पेपर 1 घंटे का होता है, जिसमें आपको 50-50 मार्क्स के 2 या तो एक एस्से लेटर आ जाता है या फिर जो भी एसएससी पूछना चाहे वो पूछ लेती है। इसमें कुछ कुछ चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, जैसे कि कैंडिडेट्स को अगर उन्होंने हिंदी चूज़ किया है एज अ मीडियम ऑफ आंसर, मतलब अगर आप हिंदी में अपना आंसर लिख रहे हैं तो आपने चूज़ किया तो आप हिंदी में ही पूरा पेपर अटैम्प्ट करेंगे। और अगर आपने इंग्लिश में अगर चूज़ किया है तो आप पूरा पेपर इंग्लिश में ही अटैम्प्ट करेंगे। ये नहीं कि आप लेटर एक इंग्लिश में लिखा है और एस्से हिंदी में लिखा है, तो उस केस में एसएससी आपको 0 मार्क्स देगा। और क्या बातों का ध्यान रखना होता है कि उनको अपना करेक्ट रोल नंबर, जहाँ पे प्रिस्क्राइब प्लेस होता है एक एसएससी का जो जिसमें आपको पेपर अटैम्प्ट करना होता है, वहाँ पे अपना रोल नंबर, अपना लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन और अपना जो सिग्नेचर है वो आपको वहाँ पे करना होता है। अगर ये चीज़ आप नहीं करते हैं तो कई बार मैंने देखा है कि एसएससी जो है वो 0 मार्क्स दे देता है डिस्क्रिप्टिव पेपर में। आप टीयर 1 में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं और आपको उम्मीद है कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर आपने टीयर 2 में ऐसी मिस्टेक्स करी तो आपका पूरा पेपर का जो आपका जॉब का जो एक ड्रीम है वो टीयर 2 में ख़त्म हो जाता है। और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स को मैंने देखा भी है कि वो छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं और जिस वजह से उनका पेपर 2 बिगड़ जाता है और उनके सिलेक्शन के चांस 0 हो जाते हैं। तो अगर आप इसमें अपना थंब इम्प्रेशन, अपना रोल नंबर और अपना सिग्नेचर ठीक जगह पे करके आएंगे और कहीं पर भी अपना नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, पर्सनल एड्रेस, नाम नहीं लिखेंगे तो आपको इसमें बस केवल एस्से और लेटर को अच्छे से लिखना होगा और एसएससी आपको पासिंग मार्क्स तो ज़रूर दे देगा। और अगर आप में अच्छी स्किल्स हैं लिखने की तो एसएससी आपको 70 to 80 मार्क्स भी देगा। मेरा इसमें खुद का स्कोर 58 रहा था जब मैंने अपना पेपर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि टीयर 2, क्योंकि ये जो मेरिट लिस्ट लगती है टीयर 1 प्लस टीयर 2 की ऐड करके, उसमें इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो आप टीयर 2 को भी आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। टीयर 2 के लिए भी आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। अब जैसे ही हमारा टीयर 1 का एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, हम आपके साथ टीयर 2 में कैसे हमने इसकी तैयारी करें, कहाँ से हम टॉपिक्स लाएं, करंट अफेयर्स के जितने भी करंट के टॉपिक्स होते हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं फॉर एस्से या फिर फॉर लेटर, तो वो भी हम बाद में आपके साथ एक वीडियो लेके आएंगे, कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन लाएंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर का भी। तो अभी के लिए टीयर 2 के बारे में मैंने आपको जितनी भी डिटेल्स दी हैं आप इसको ध्यान से नोट करके एक जगह रखिएगा, फिर आगे इस बारे में हम और भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे।
अब बढ़ते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव को कैसे तैयार किया जाए। तो देखिए डिस्क्रिप्टिव को कैसे तैयार करना है उसके लिए तो एक मैं सेपरेट डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन अगर आपको दो बुक्स मैं अच्छी सजेस्ट कर सकता हूँ। एक तो आती है अ हैंडबुक फॉर लेटर राइटिंग, SC गुप्ता की बुक है, इसमें काफ़ी सारे अच्छे लेटर्स लिखे हुए हैं। और एक बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की 151 एस्से, ये भी हमारी SC गुप्ता द्वारा ही है, ये अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक है। तो आप इन दोनों बुक को परचेज कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि एस्से और लेटर को कैसे लिखा जाए ताकि अच्छे मार्क्स मिले। इसके साथ साथ अगर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी करनी है तो आप यूट्यूब चैनल की भी हेल्प ले सकते हैं, और काफ़ी सारे चैनल्स हैं। मैंने जिस चैनल को फॉलो किया था वो SSC CGL पिनेकल कोचिंग था। इसमें एक मैडम हैं, वो बताती हैं कि आपको कैसे लिखना है, और कई बार वो इवेलुएट करके भी दिखाती हैं अलग अलग जो भी टॉपर्स हैं उनकी आंसर राइटिंग को इवेलुएट करके बताती हैं कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे इम्प्रूव करना है। तो काफ़ी अच्छा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। तो ये दो बुक्स हो गई आपकी डिस्क्रिप्टिव पेपर Tier 2 के लिए। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट Tier 3 जो कि होता है स्किल टेस्ट / टाइपिंग टेस्ट। तो जब Tier 1 और Tier 2 आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसके बाद SSC कॉल करता है आपको Tier 3 के लिए, जो कि होता है स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। अब देखिए स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट क्या होता है। तो देखिए जो टाइपिंग एक होता है डेस्ट, जिसको लिया जाता है DEO के लिए, जिसमें अराउंड 50 वर्ड पर मिनट मांगता है टाइपिंग। और जो टाइपिंग टेस्ट होता है ये LDC, जिसको हम JSA बोलते हैं, और पोस्टल असिस्टेंट / सॉर्टिंग असिस्टेंट, इन दोनों के लिए लिया जाता है टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट जो होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और इसमें जो एरर कैलकुलेट होती है वो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट की जाती है। ये मेनली SSC के जितने भी रीजनल ऑफिस हैं जहाँ पर भी, वहाँ पे इसको कंडक्ट कराया जाता है। तो अब देखिए आपको मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ, क्योंकि टाइपिंग और स्किल टेस्ट का अगर मैं पूरा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आपको डेस्ट देना है तो आपको 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड अपनी टाइपिंग में रखनी पड़ेगी, और अगर आपको टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना है तो आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड रखनी पड़ेगी, जो कि JSA / पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए मांगी जाती है। तो आप 50 वर्ड पर मिनट और 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड इन दोनों में अलग अलग उसमें मांगता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, और इसकी भी हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम पूरा डिटेल में बताएंगे, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि कैसे मैंने अपनी टाइपिंग को विद इन अ शॉर्ट स्पैन में अप टू 70 वर्ड पर मिनट करके गया था, और मैंने ईजिली दोनों पेपर को, मतलब दोनों टाइपिंग टेस्ट को आराम से क्रैक कर लिया था विद इन 0 पॉइंट कुछ, मतलब अराउंड 0.5 या 0.6 का ही मेरा एरर था। तो इसके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा और अच्छे से बताऊंगा जो लोग भी आगे टाइपिंग टेस्ट देंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने, ये पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी की। ये इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, और आप भी वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आराम से सक्सेस पा सकते हैं इस एग्ज़ाम में। तो देखिए सबसे पहले जो था, आप अपनी तैयारी डे 1 से स्टार्ट करेंगे। आप डे 1 से अपनी तैयारी स्टार्ट करिए, लेकिन आप वीक में मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। देखिए जब आपका एग्ज़ाम नियर आ जाता है उस वक्त तो आप डेली एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन करना अभी स्टार्ट किया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप वीक में एक मॉक टेस्ट दें और देखें कि आपका डे बाय डे कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मॉक टेस्ट आपको हेल्प करते हैं टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने में। देखिए SSC केवल नॉलेज का एक पेपर नहीं है, आपको पूरी नॉलेज है, आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप अगर उसको विद इन टाइम पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। आप वहाँ पे जाके 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन अगर नहीं कर पाते हैं, भले ही आपको सारे क्वेश्चन आते हों, तो लेकिन आप उस केस में आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो मॉक टेस्ट का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो आप जैसे जैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे आपको मॉक टेस्ट देने हैं, और मैंने पहले स्टार्टिंग में जब दिया था तो ग्रेड अप के मॉक टेस्ट देता था, उसके बाद टेक्स्ट बुक के भी मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं। मैंने पूरे
मॉक टेस्ट उसका परचेज़ करके भी दिया है, और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री में भी अवेलेबल होते हैं अलग अलग कोचिंग सेंटर्स की साइट पे, आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। मॉक टेस्ट का एक फ़ायदा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता देता हूँ। जब मैंने एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम दिया था तो 60 मिनट के एग्ज़ाम को मैं 50 मिनट्स में ही पूरा कर दिया था, और 10 मिनट मैंने सारे क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज़ करने का, मतलब मेरे को एक टाइम मिल गया था कि कहीं पे अगर कोई गलती रह गई है उसको भी मैं सुधार सकूं। तो मॉक टेस्ट का फ़ायदा यही होता है। अगर आप डायरेक्ट एग्ज़ाम देने चले जाएंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी बच्चा 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सही से अटैम्प्ट कर पाएगा। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट सही से दे के जा रहे हैं, मैंने अराउंड 100 to 150 मॉक टेस्ट दिए थे एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम से पहले, तो उसका फ़ायदा मैंने एग्ज़ाम में देखा भी था। सेकंड बात आती है मल्टीपल रिवीजन। देखिए, आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिएगा, लेकिन जो भी आप पढ़िए उसका मल्टीपल रिवीजन करिए। अगर आप मैथ्स में अगर कुछ पढ़ के जा रहे हैं, कोई फार्मूला याद करके जा रहे हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक याद करके जा रहे हैं, तो जब आप पेपर में जाएं तो आप वो ट्रिक लगा पाएँ, आप उस फार्मूले को दोबारा से याद कर सकें और उसको वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ये नहीं कि आपने बहुत सारी वीडियो देख ली लेकिन जब क्वेश्चन करने का वक्त आया तो आपको कुछ भी याद नहीं है। ये आजकल एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चों को यूट्यूब पे इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है तो वो सोचते हैं कि हम हर यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें और सारा मटेरियल पढ़ लें, लेकिन वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो जाती है। क्योंकि अगर आपने जो पढ़ा है उसको आप रिवाइज़ करके नहीं जाएंगे तो आप वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये सच्चाई है और ये आपको मानना भी पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आप जो भी पढ़ें, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, आपने जो भी पढ़ा आपने चैप्टर बाय चैप्टर उसको रिवाइज़ किया है कि नहीं किया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको रिवीज़न को ज़रूर करके जाना ही है। ये एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है आपके अनसक्सेस से सक्सेस की तरफ जाने की ओर। थर्ड बात आती है हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। देखिए, ये मेरा फिर से मैं बोलूँगा कि मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस था। मैंने क्या फॉलो करता था, मैं सबसे पहले जाके पेपर में रीजनिंग को सॉल्व करता था, क्योंकि जो रीजनिंग होती है वो रिलेटिवली बाकी 3 सब्जेक्ट से आसान होती है, और अगर आपने इसके टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ा हुआ है तो आप इजीली सारे क्वेश्चन, सारे तो देखिए नहीं बोल सकते हैं, 90 to 95% आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप उससे आपका फ़ायदा क्या होगा, आपका जो मॉरल रहेगा, मतलब आप जो जब आप पेपर सॉल्व करेंगे 25 क्वेश्चंस जब आप पूरा सॉल्व करेंगे और आपका मान लीजिए 22 या 23, 24 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए, तो आपको एक कॉन्फिडेंस अलग ही आ जाएगा, फिर बाद का पेपर भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो मेरा जो पैटर्न रहता था मैं एक बार आपको बता देता हूँ। रीजनिंग फर्स्ट नंबर पे मैं सॉल्व करता था, सेकंड नंबर पे मैं इंग्लिश सॉल्व करता था, थर्ड नंबर पे जीएस, और लास्ट में मैथमेटिक्स। काफ़ी लोग के इसमें अलग व्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि ये काफ़ी एक अच्छा पैटर्न रहता है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि रीजनिंग भी आपको सारे टॉपिक्स पढ़े हैं आप क्लियर कर लेंगे। इंग्लिश अगर आपने वो स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ा हुआ है, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हुए हैं, आप इजीली इंग्लिश को सॉल्व कर लेंगे। जीएस आपने जितनी मेहनत करी है उस पर डिपेंड करता है। और मैथ्स, क्योंकि देखिए अगर मैथ्स आप स्टार्टिंग में सॉल्व करने चले गए और मान लीजिए कि आपका 5 या 10 मिनट में 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं सॉल्व हो पाए, तो आपका फिर मान लीजिए पूरा ही पेपर आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो आप जो अपना पेपर कैसे अटैम्प्ट करेंगे, रीजनिंग, देन इंग्लिश, देन जीएस, देन मैथ्स। इंग्लिश और जीएस में आप दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा कि मैथ्स के लिए लास्ट में आपको सफिशेंट टाइम भी रखना होगा ताकि आप मैथ्स के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। मैं मैथ्स के सारे टॉपिक्स पढ़ के गया था, तो मैं इजीली लास्ट में 25 मिनट्स में मैथ्स को मैंने पूरा सॉल्व कर लिया था। अब बात करते हैं मैथ्स, इंग्लिश और जीएस की, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग की। यहाँ पे सॉरी 2 बार टाइप इंग्लिश टाइप हो गया है, यहाँ पे एक जगह एंड के बाद रीजनिंग होगा। तो देखिए इसका पढ़ने का तरीका क्या है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग में हमेशा एक ही टॉपिक पे आएगा, हर बार टॉपिक बदलता नहीं है। तो जो टॉपिक्स एसएससी ने दिए हुए हैं या फिर जो टॉपिक्स बुक्स में दिए हुए हैं, अगर आप सबको सारे कंसेप्ट अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो मैं मानता हूँ कि आप 24 से 25 क्वेश्चन, कई बार ये भी होता है कि पूरे क्वेश्चन भी आप ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन आते हैं,
मान क्या लीजिए आते ही हैं इतने क्वेश्चन, तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं और आपने घर पे प्रैक्टिस करी है तो आप दोनों में मिला के 48 क्वेश्चंस आप यहीं से ईजिली गेन कर सकते हैं। इट मीन्स आपका 96 का स्कोर तो आप ईजिली रीजनिंग और मैथ से ही कर सकते हैं। रही बात इंग्लिश की अगर आपने वोकैब को अच्छे से पढ़ा हुआ है, मैंने एक नीतू सिंह मैडम की बुक बताई, और भी अगर आप यूट्यूब की हेल्प से अपने वोकैब को आपने स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, कॉम्प्रीहेंशन को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, तब भी आप जाके 15 से 18 क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपने ग्रामर पोर्शन को भी स्ट्रॉन्ग कर रखा है अपना, तो फिर तो आप इसमें 22-23 क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। एक दो बार होता है कि सिनोनिम्स या फिर ईडियम फ्रेसिस नया आ जाता है जो कि पढ़ा हुआ नहीं रहता है, उस केस में थोड़ा सा मिस्टेक की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन 23 तक इंग्लिश में भी आप अपना ईजिली स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए हम जीएस के बारे में स्ट्रेटजी को डिस्कस करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए जीएस के बारे में देखिए जीएस का सबसे बड़ा एक रोल क्या है। ये 3 सब्जेक्ट जो अभी ऊपर डिस्कस किए, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, ये काफ़ी लोगों के स्ट्रॉन्ग रहते हैं। मेन गेम आता है जीएस के ऊपर। काफ़ी बच्चों को जीएस पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें आपको डेट्स याद करनी पड़ेंगी, इसमें आपको नाम याद करने पड़ेंगे, सीक्वेंस याद करनी पड़ेगी, तो काफ़ी लोग जीएस को लाइटली लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग लाइटली लेके जाएंगे तो आज के डेट में जितनी कट ऑफ जा रही है, आप केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। आपको जीएस भी पढ़ना होगा, और जीएस का मैंने एक बेस्ट तरीका भी आपको पिछली कुछ स्लाइड्स में बताया था, जहाँ पर मैंने आपके साथ 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे। और मैं एक और स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखिए जितने भी अभी प्रीवियस में एग्ज़ाम हुए हैं, लाइक सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ, एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ, स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ, या फिर सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ, जो भी एग्ज़ाम में जीएस पूछी गई है, आप उस एग्ज़ाम्स के जीएस के क्वेश्चंस का प्रिंट आउट निकालिए या फिर डाउनलोड करिए और सबको एक बार पढ़ डालिए। पढ़ने से आपको क्या पता चलेगा कि एसएससी का हाल फिलहाल का, क्योंकि वो सारे एग्ज़ाम अभी कुछ दिन पहले हुए हैं, आपको पता रहेगा कि एसएससी हर पेपर में क्या पूछ रहा है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक्स लिख के उनको पूरा कंप्लीट पढ़ के जाइए। और अब जैसे कि एसएससी ने एनालिसिस करने के लिए मना कर दिया है यूट्यूब चैनल पे, लेकिन अभी भी कुछ कुछ चैनल्स पे एनालिसिस डलता है। तो अगर आपका एग्ज़ाम जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और 20 अप्रैल तक एग्ज़ाम होना है, और मान लीजिए आपका एग्ज़ाम लास्ट डे पे है, तो अगर आपको कहीं से एनालिसिस मिल जाता है तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपने एनालिसिस देख लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का, मतलब किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन जीएस में पूछे जा रहे हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपने टॉपिक्स को लिख सकते हैं, और उन टॉपिक्स को एक बार पूरा पढ़ने से आप इजीली जीएस में 18 से 20 के बीच क्वेश्चंस ठीक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ज़्यादा स्कोर जीएस का माना जाता है। अब लास्ट आता है पॉइंट नंबर 6, टाइम टू बी अलॉटेड टू ईच सब्जेक्ट। देखिए पूरा एसएससी का खेल टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने रीजनिंग को आधा घंटे से ज़्यादा दे दिया तो मैं कह सकता हूँ कि आप वहीं पे फेल हो जाएंगे। अगर आपने इंग्लिश को 10 से 12 मिनट से ज़्यादा दे दिया, आप पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपने मैथ्स को 40 मिनट्स दे दिया, उस केस में भी आप पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो टाइम का जो रोल है वो हर एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसको आपको क्या करना है, आप जब अपना मॉक टेस्ट देना घर पे स्टार्ट करेंगे तो हर एक सब्जेक्ट को, मान लीजिए रीजनिंग को आपको 25 क्वेश्चन 20 मिनट्स के अंदर ही करने हैं, तो आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके माइंड में रहेगा कि मेरे को 20 मिनट में ही 25 क्वेश्चन करने हैं, 20 मिनट के ऊपर मैं 1 मिनट भी रीजनिंग को नहीं दूंगा। इंग्लिश को 10 मिनट के अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश करिए, और 10 मिनट में, क्योंकि इंग्लिश में केवल पढ़ना होता है और आंसर लगाने होते हैं, कुछ सॉल्व करने का नहीं होता है, तो आप 10 मिनट के अंदर इंग्लिश को सॉल्व कर सकते हैं। बात आती है जीएस की। जीएस में देखिए मैं फिर से कहूँगा कि आप गेस वर्क मत करिएगा, जो आपको जीएस में आता है आप उतना ही लगा के आइए, क्योंकि नेगेटिव आप जितने भी क्वेश्चन अपनी मेहनत से ठीक करके आएंगे फिर आप नेगेटिव में मार्क्स दे देंगे, वो बेवकूफ़ी कहलाई जाएगी। तो आपको जीएस में जितना आपने पढ़ा हुआ है आप उसी के अकॉर्डिंग जो आपको क्वेश्चन आते हैं आप उसको 5 मिनट के अंदर सारे 25 क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। और लास्ट आता है 25 मिनट्स में आपको अपनी मैथमेटिक, मतलब एक क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर मैथ्स में सॉल्व करना होगा, और इसकी प्रैक्टिस आपको घर से ही करके जानी है। ये लास्ट दिन पेपर में जाके कोई जादू होगा ये नहीं हो सकता है। आप घर पे जब 50 टेस्ट 100 टेस्ट दे के जाएंगे तब आपकी स्पीड खुद ही बन जाएगी,
और फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मॉक टेस्ट ने कितना इम्पॉर्टेंट रोल आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में किया है। तो मैं एक बार लास्ट बता देता हूँ कि टाइम को आपको रीजनिंग के लिए 20 मिनट्स, इंग्लिश के लिए 10 मिनट्स, जीएस के लिए 5 मिनट्स और मैथ्स के लिए 25 मिनट्स, टोटल 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो ये थी हमारी स्ट्रैटेजी, मतलब ये हमने पूरी वीडियो आपके साथ डिस्कस किया, सारी बुक्स हमने आपके साथ डिस्कस करी, करंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए और उसके बाद फिर एग्ज़ाम पैटर्न हमने आपके साथ डिस्कस किया और एक एक चीज़ को हमने डिटेल में ले जाके आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी भी कुछ बच्चों का कोई डाउट हो किसी भी इसमें एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो कमेंट में लिखे और हमसे वो पूछ सकता है, हम उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देंगे। और ये मेरा रिज़ल्ट भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपने खुद एग्ज़ाम अगर नहीं निकाला है तो आप दूसरों को क्या सजेशन दे सकते हैं। तो मैंने खुद एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है, तो आप इसका मेरा रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो एसएससी सीएचएसएल की स्ट्रेटजी की वीडियो थी और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। और अगर आपको ये पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं एक और इम्पॉर्टेंट आपको अनाउंसमेंट करनी थी मेरे को, कि हमारे इसी चैनल पर मैथ्स की वीडियोस फॉर एसएससी, फॉर रेलवे, फॉर बैंक, जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, चैप्टर बाय चैप्टर हम वीडियो आपके साथ लेकर आएंगे। और प्रीवियस ईयर मतलब जो कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कैसे जल्दी सॉल्व करना है, इसको हम आपको वीडियोस में आपको समझाएंगे। तो आप हमारे साथ इस चैनल पे बने रहिएगा और अगर आप हमारे साथ इस चैनल पे बने रहेंगे तो हम आपको एक पूरा सॉल्यूशन एसएससी की मैथ्स का, रीजनिंग का और करंट अफेयर्स का इसी चैनल पर हम आपको देने की कोशिश करेंगे। और वो जितनी भी वीडियोज़ आएंगी वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। तो चलिए, ये थी हमारी आज की वीडियो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, काफ़ी नए नए मैथ्स के टॉपिक्स लेके और भी जितनी भी स्ट्रेटजी की वीडियो लाइक एमटीएस के लिए, सीजीएल के लिए, उसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।